नमस्कार मित्रों, अतुल आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए टारगेट सीरीज की एमसीक्यू प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। आज हम श्रम कानून की तीसरी वीडियो लेकर आए हैं। 2 दिन से वीडियो नहीं आ पाई थी क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी, लेकिन कमिटमेंट की थी कि रोज़ वीडियो एक लेकर आएंगे। एग्ज़ाम आने ही वाला है, जुलाई में है, 2 जुलाई को वीडियो रोज़ आनी चाहिए, इसीलिए आज एक वीडियो फिर से लेकर आई हूँ। तो हमने 2 वीडियोस डिस्कस कर ली थी। पहली जो वीडियो है पार्ट 1, उसमें मैंने प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस किए थे ईपीएफओ के। उसके बाद जो दूसरी वीडियो थी उसके अंदर जो पार्ट 2 है, इससे पहले वाली वीडियो है, उसके अंदर मैंने जितने भी श्रम कानून के जो पहले 15 कानून हैं उनसे एमसीक्यू प्रश्न डिस्कस किए थे। अब जो बाकी बचे हुए श्रम कानून हैं उनको इस तीसरे भाग में लेकर आई हूँ। चलिए आज के पहले प्रश्न के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के तहत निम्नलिखित में से कौन से ट्रेड यूनियन के घटक हैं? ट्रेड यूनियन यानी व्यापार संघ। तो व्यापार संघ जो है वो अगर हम बात करें तो एक बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट एक गेम चेंजर होता है। अगर हम बात करें उद्योगों में, फैक्ट्रियों में, तो हम हमेशा न्यूज़पेपर्स वगैरह में भी पढ़ते रहते हैं कि इस व्यापार संघ की बैठक हुई, इनकी हड़ताल हुई। और लक्ष्मीकांत में जब हम राज्य व्यवस्था पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी दबाव समूहों में व्यापार संघ, ट्रेड यूनियन का जिक्र होता है कि ये कैसे जो मजदूर है उनके अधिकारों के लिए जुड़े रहते हैं। तो इसीलिए ये जो अधिनियम है ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड है। एक संघ में नियोक्ताओं और श्रमिकों का एक संयोजन होना चाहिए। व्यापारिक व्यापार आवश्यक है। संघ का प्राथमिक लक्ष्य नियोक्ता कर्मचारी की बातचीत को नियंत्रित करना होना चाहिए। उपर्युक्त सभी, हमसे यहाँ पर पूछा है कि कौन से घटक हैं। यहाँ पर तीनों ही इस अधिनियम के, इस एक्ट के घटक हैं, इसलिए हमारा सही उत्तर हुआ विकल्प डी। चलिए इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं और ट्रेड यूनियन एक्ट के बारे में और जानते हैं। ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 के तहत ट्रेड यूनियन के घटक इस प्रकार हैं। एक संघ में नियोक्ताओं और श्रमिकों का एक संयोजन होना चाहिए, यानी जो एक संघ बनता है व्यापार संघ, उसमें नियोक्ता यानी नौकरी देने वाले और श्रमिक जो काम करने वाले हैं दोनों का संयोजन होना चाहिए, यानी नियोक्ता भी और श्रमिक भी दोनों का संयोजन होगा, ऐसा ये अधिनियम कहता है। व्यापारिक व्यापार आवश्यक है। तो ये अधिनियम भी ये बात मानता है कि व्यापार करना आवश्यक है, कि फैक्ट्री में अगर व्यापार ही नहीं होगा तो श्रमिकों को तनख्वाह कैसे मिलेगी। तो अनावश्यक रूप से काम रोकने से कुछ नहीं होगा। तो ये इस अधिनियम में लिखा हुआ है कि व्यापार जो है वो आवश्यक है और काम होगा तभी हम जो है बातचीत से मुद्दा सुलझाएंगे और ज़रूरी पड़ेगा तो ही हड़ताल करेंगे। संघ का प्राथमिक लक्ष्य नियोक्ता कर्मचारी परस्पर क्रियाओं को नियंत्रित करना और किसी भी व्यापार या कंपनी कैसे संचालित किया जा सकता है इस पर सीमाएं स्थापित करना होना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने ट्रेड यूनियन अधिनियम के घटकों को, ट्रेड यूनियन के घटकों को जाना। हमारा प्रश्न नंबर 2 भी इसी अधिनियम से रिलेटेड है, क्योंकि मैंने बताया था कि बहुत ही बड़ा जो है एक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज जो है संघ होता है व्यापार संघ, तो इस पर प्रश्न आने के जो है चांसेस भी उतने ही ज़्यादा हैं। तो ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 के तहत ट्रेड यूनियन का सदस्य कौन हो सकता है? तो अगर मुझे व्यापार संघ या ट्रेड यूनियन ज्वाइन करना है तो मेरी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो एक व्यक्ति जो 18 वर्ष से अधिक आयु का है, जो 15 वर्ष से अधिक आयु का है, 21 वर्ष से अधिक आयु का है या 25 वर्ष से अधिक आयु का है। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर है विकल्प बी। अब ये आंसर जब आपको पता चलेगा तो आपको लगेगा कि इतनी कम उम्र में कोई जब फैक्ट्री में काम करने नहीं देते तो इतनी कम उम्र में ट्रेड यूनियन का मेंबर कैसे बनने देंगे। तो ये जो अधिनियम है ये 1926 का है, यानी आज़ादी से पहले का। तब हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स का राज था, तो उन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि लोगों के क्या अधिकार हैं। यानी अगर मैं फैक्ट्री में काम कर रही हूँ
तो उन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि मेरे क्या अधिकार हैं। तो उनके लिए ठीक है, 15 साल का आदमी है, बच्चा है, वो काम कर रहा है, ट्रेड यूनियन तो बनानी पड़ेगी, तो ठीक है, इसको इसमें इंक्लूड कर देते हैं। तो आज़ादी के अभी तक भी यही अधिनियम जो है वो चल रहा था। अभी लेबर कोड आ गए हैं जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी जो है ये भी पहले के अधिनियम है, तो इनसे भी क्वेश्चंस इस वाली परीक्षा में तो पूछे जाएंगे। तो हमारा सही उत्तर है 15 वर्ष। उसका कारण भी मैंने आपको बता दिया कि आज़ादी से पहले का अधिनियम है, तो उस समय श्रमिकों के अधिकारों की इतनी ज़्यादा परवाह सरकार को होती नहीं थी। तो ट्रेड यूनियन की सदस्यता के लिए नाबालिग के अधिकार, 15 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति किसी भी ट्रेड यूनियन का सदस्य हो सकता है। चलिए प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित उद्योगों के श्रमिकों पर विचार करें। बीड़ी बनाना, अग्निशमन, रेलवे, कारखाना, भवन निर्माण। कर्मकार मुआवजा अधिनियम 1923 उपरोक्त में से किस उद्योग पर लागू होता है? तो कर्मकार मुआवजा अधिनियम 1923 ये भी आज़ादी से पहले का ही अधिनियम है। तो इसमें ये जो अधिनियम है कौन कौन से उद्योगों पर लागू होता है? ज़रूरी नहीं है, हमने पहली वीडियो में भी देखा था कि कुछ उद्योगों पर ही कुछ अधिनियम लागू होते हैं, बाकी के उद्योगों पर बाकी अधिनियम लागू होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें अग्निशमन, रेलवे, कारखाना, भवन निर्माण, तो ये सारे तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड लग रहे हैं, यानी आधारभूत संरचना से रिलेटेड लग रहे हैं। लेकिन ये जो पहला वाला है बीड़ी बनाना है, ये थोड़ा सा अलग हो जाता है, ये लघु उद्योग में चल जाता है, तो इसीलिए ये थोड़ा सा अलग भी लग रहा है, ऐसे भी हम याद कर सकते हैं। बाकी इसका सही उत्तर 2, 3, 4, 5 ही है। तो हमारा सही उत्तर हुआ विकल्प बी। चलिए इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं और इस अधिनियम के बारे में और जानते हैं। तो ये जो अधिनियम है इसमें ज़्यादा इंक्लूड नहीं है, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड ही है। तो 1923 का कर्मकार मुआवजा अधिनियम सीवेज, अग्निशमन, रेलवे, ट्राम, कारखाने, खदान, समुद्र गोदी और भवन निर्माण के उद्योगों के श्रमिकों पर लागू होता है। चलिए हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित चिकित्सा संकट स्थितियों पर विचार करें। चिकित्सा संकट स्थितियां, इसके बारे में क्यों चर्चा हो रही है? अगर मैं रोज ऑफिस जाती हूँ या फैक्ट्री में काम करती हूँ, तो एक दिन तो ज़रूर ऐसा आएगा कि जब मुझे जो है छुट्टी की ज़रूरत पड़ेगी। अब मैं छुट्टी मांगने जाऊँगी तो जो मेरा मैनेजर है या जो जहाँ पर मैं काम करती हूँ, जिस उद्योग में मैं काम करती हूँ, तो वो कोशिश करेगा कि मैं इसको छुट्टी ना दूँ, क्योंकि उनका काम तो यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा काम निकल वाले। तो और कई बार ये भी होता है कि जैसे मैं रोज़ काम कर रही हूँ, मेरे को जो है मेरी सैलरी कम है, लेकिन अगर एकदम से मुझे हार्ट की प्रॉब्लम हो गई या बहुत बड़ी बीमारी हो गई, अब मेरी तो तनख्वाह बहुत कम है और अगर एकदम से कोई बहुत बड़ा मेडिकल इशू आ जाता है तो उसका खर्चा कैसे उठाया जाए? तो उसके लिए ही ये राज्य बीमा, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 जो है वो लागू हुआ था, ताकि जो भी लोग फैक्ट्री ऑफिस में काम कर रहे हैं उनको अगर वो किसी भी चिकित्सा संकट में है तो उनको वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके। तो निम्नलिखित चिकित्सा संकट स्थितियों पर विचार करें। रोग, मातृत्व, विकार, विकलांगता, मौत। तो ये अधिनियम उपरोक्त में से किस स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान करता है? यहाँ पर इन सभी स्थितियों में ये बीमा अधिनियम जो है वित्तीय सहायता प्रदान करता है, इसलिए हमारा सही उत्तर हुआ विकल्प डी। चलिए इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं और इस अधिनियम के बारे में और अधिक जानते हैं। तो अगर हमारे पेरेंट्स भी अगर काम करते हैं तो हम उनसे सुनते हैं कि इंश्योरेंस करवा रखा है, हेल्थ इंश्योरेंस। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी चिकित्सा संकट आता है तो हमें एकदम से पता नहीं चलता है, लेकिन तैयारी पहले से ही उसकी करनी पड़ती है, इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस करवाना पड़ता है। और ये राज्य बीमा अधिनियम इसलिए बनाया गया है ताकि सरकार उसमें मदद कर सके। तो हम तो कुछ जो है वो प्रीमियम ही भरते हैं कुछ सालों तक और बाद में बाकी का खर्चा जो है वो सरकार देती है। यानी अगर एकदम से 10-20 लाख का खर्चा आ गया तो वो हम एकदम से वहन नहीं कर पाएंगे, और अगर हमने इंश्योरेंस करवा रखा है तो हम गवर्नमेंट से उसका क्लेम ले सकते हैं। तो चिकित्सा संकट के समय श्रमिक वर्ग को वित्तीय सहायता ये अधिनियम प्रदान करता है, जैसे बीमारी, मातृत्व अवकाश, विकार, विकलांगता और मृत्यु। ये स्वति पोषित पहल है, यानी अगर मुझे अपना इंश्योरेंस करवाना है तो मैं खुद ही उसको
जो है प्रीमियम भरूंगी। जो उपरोक्त चिकित्सा मुद्दों से उत्पन्न होने वाली किसी भी वित्तीय समस्या से श्रमिक वर्ग को रोकने के लिए एक प्रकार की सामाजिक सुरक्षा योजना के रूप में कार्य करती है। चलिए हमारे प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। मातृत्व लाभ अधिनियम किन शर्तों के तहत लागू होता है? अगर उसने नौकरी में कम से कम 1 साल पूरा कर लिया है, अगर उसने नौकरी में कम से कम 90 दिन पूरे कर लिए हैं, अगर उसने कम से कम 80 दिन पूरे कर लिए हैं या 60 दिन पूरे कर लिए हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि किन शर्तों के तहत ये अधिनियम लागू होता है। यहाँ पर हमारा सही उत्तर है विकल्प सी। इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं और इस अधिनियम के बारे में जानते हैं। तो अगर कोई भी महिला किसी भी फैक्ट्री या ऑफिस में काम करती है तो ज़रूर जब वो गर्भवती होती है तो उसको अवकाश लेना पड़ता है, लेकिन इनके अधिकार इतने सुरक्षित नहीं होते हैं। जिस भी ऑफिस में या फैक्ट्री में काम करती हैं तो वो लोग कोशिश करते हैं कि इन लोगों को जो है काम से निकाल दिया जाए, क्योंकि कोई भी अगर कोई कंपनी चला रही हूँ तो मैं भी कोशिश करूँगी कि किसी को मैं फ्री में 6 महीने की सैलरी ना दूँ। तो इस हिसाब से देखा जाए तो अगर मैं एक महिला हूँ, काम कर रही हूँ, तो अगर मैं अपना गर्भ धारण करने के लिए छुट्टी लेती हूँ तो मुझे काम से ना निकाला जाए और मेरे अधिकार जो हैं वो सुरक्षित रहें। तो इसी के लिए ये मातृत्व अधिनियम जो है वो लागू हुआ था। तो इसमें प्रत्येक गर्भवती कामकाजी महिला मातृत्व अवकाश, स्वास्थ्य देखभाल और अन्य कई लाभों की पात्र है यदि उसने संगठन में कम से कम 80 दिन तक काम किया हो। यानी 80 दिन काम करना इसीलिए भी ज़रूरी है कि अगर कोई 10 दिन पहले ही काम करने आई है और अगर वो 10 दिनों में ही छुट्टी ले ले तो वो भी ठीक नहीं है। कंपनी को भी पता नहीं है कि ये आगे काम करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई 2-2.5 महीने वहाँ पर काम कर चुका है तो ज़रूर ये सुनिश्चित हो जाता है कि आगे भी ये काम करेंगे। तो वो मातृत्व अधिनियम में अवकाश का लाभ जो है वो उठा सकते हैं। तो इस हिसाब से जो नियोक्ता है और जो श्रमिक हैं या काम करने वाले हैं, दोनों के ही अधिकार जो हैं वो इस अधिनियम के तहत सुरक्षित होते हैं। तो इसमें 6 महीने की छुट्टी का या अवकाश का प्रावधान है अगर आपने 80 दिनों तक किसी भी संगठन में जो है वो काम किया है। तो चलिए हमारे प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित व्यवसायों पर विचार करें। रेलवे द्वारा यात्रियों, माल और डाक का परिवहन, खान-पान प्रतिष्ठानों में काम करना, क्रैकर्स व पटाखों की बिक्री, विनिर्माण सीमेंट, कत्ल खानों में काम करना। उपरोक्त में से कौन बाल और किशोर श्रम निषेध और अधिनियम 1986 के तहत बच्चों के नियोजन के लिए निषिद्ध है? यहाँ पर ये पूछा गया है कि बच्चे जो हैं वो कौन कौन से, इन जितने भी ये जो हमको दे रखे हैं इनमें से किन उद्योगों में जो है बच्चे काम, 14 वर्ष से कम के बच्चे काम नहीं कर सकते इस अधिनियम के तहत। तो यहाँ पर हमारा जो है सही उत्तर है विकल्प बी। हमारा सही उत्तर है विकल्प सी। मेरे से गलती हो गई। तो यहाँ पर हमारा जो दूसरा वाला पॉइंट है ये गलत है। ये क्यों गलत है ये हम व्याख्या में जानते हैं। तो 14 वर्ष से जो छोटे बच्चे होते हैं वो काम तो करते हैं, लेकिन जो घातक उद्योग है वहाँ पर उनको काम करने से रोका जाता है। तो खान-पान प्रतिष्ठान में काम करना घातक नहीं है। तो हम व्याख्या में समझेंगे कि इसको हमने क्यों डिलीट किया। हम कई जगह देखते हैं कि बच्चों को काम पे लगाया हुआ होता है, तो उसका यही होता है रूल कि अगर कोई घातक उद्योग नहीं है, नॉर्मल सी जगह है, तो वहाँ पर बच्चे काम कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पर उनको नुकसान हो सकता है तो 14 वर्ष से कम के बच्चे वहाँ पर काम नहीं कर सकते। तो कौन कौन से व्यवसाय हैं? व्यवसाय जो रेलवे द्वारा यात्रियों, माल या मेल के परिवहन से संबंधित है, रेलवे परिसर में सिंडर चुनना, एशपिट की सफाई या बिल्डिंग ऑपरेशन, एक रेलवे स्टेशन पर स्थित खान-पान प्रतिष्ठान में काम करना। तो हमारा जो विकल्प था उसमें दिया हुआ था खान-पान प्रतिष्ठान में काम करना, लेकिन खान-पान प्रतिष्ठान में काम करना निषेध नहीं है अगर वो रेलवे स्टेशन पर ना हो। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को थोड़ा सा
जो है टिल्ट करके दिखाया जा सकता है। तो अगर कोई खान-पान प्रतिष्ठान पर काम कर रहा है तो वो जो है नुकसानदायक नहीं है। लेकिन रेलवे स्टेशन पे जो हम ये देखते हैं कैटरिंग वाले जो होते हैं, वहाँ पर काम करने नहीं दिया जा सकता। क्यों? क्योंकि उसमें एक प्लेटफ़ॉर्म से दूसरे प्लेटफ़ॉर्म पर जाना, एक ट्रेन से दूसरी ट्रेन में जाना या चलती ट्रेन से बाहर आना-जाना जो है वो शामिल होता है। इसीलिए ये घातक काम की श्रेणी में आता है। व्यवसाय जिसमें रेलवे स्टेशन के निर्माण से संबंधित कार्य या अन्य कोई कार्य शामिल हैं या जहाँ ऐसा काम रेलवे लाइनों के निकट जो है वो किया जाता है। किसी बंदरगाह की सीमा के भीतर कोई व्यवसाय काम जिसमें अस्थायी लाइसेंस वाली दुकानों पर पटाखे बेचना, पटाखे जो है वो विस्फोटक में हो सकते हैं, तो इसलिए वहाँ पर काम करना भी निषिद्ध है। बूचड़खाने जो स्लॉटर हाउस होते हैं जहाँ पशु कटते हैं, वहाँ भी 14 वर्ष से कम के बच्चों को काम करना निषिद्ध है। और इसी अधिनियम का जो सेक्शन बी है, वहाँ पर थोड़े और व्यवसायों को और उद्योगों को शामिल किया गया है। पूरी तरीके से एक-एक को डिस्कस करके बताया गया है, इसीलिए कि जो छोटे बच्चे हैं उनको कहीं भी ऐसे जो घातक उद्योग है वहाँ पर जो है काम करने नहीं दिया जाए। तो ये अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत लंबा पड़ता है तो इसको ऐसे ना समझें, इसको ऐसे समझें कि लॉजिक से समझें। लॉजिक क्या? कि कैसे अगर हम याद ना करें लॉजिक से कि भाई कौन-कौन से जो हैं व्यवसाय जो घातक हो सकते हैं। जैसे अगर कोई छोटा बच्चा है, वो किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो उसका हाथ कट सकता है। तो ऐसी फैक्ट्री जहाँ पर काम करना सेफ़ है, तो वहाँ पर बच्चों से काम करवाया जा सकता है। और जहाँ पर अनसेफ़ है, जहाँ पर खतरनाक चीज़ें यूज़ होती हैं, तो वहाँ पर बच्चों से काम करवाया नहीं जाता है। तो हमारी आज की वीडियो सीरीज़ यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अतुल आईएएस अकेडमी के साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।